Hello all of you. Welcome to another video of chemical kinetics. Today also we are going to start with the PYQs. As I have told in the previous lecture, हम लोग PYQs करने वाले हैं. तो हम लोग ने पिछले लेक्चर में कुछ तो PYs किए थे, अभी हम लोग कुछ कर लेते हैं. तो ये प्रोबेबली हम लोग का लास्ट लेक्चर रहेगा केमिकल काइनेटिक्स के लिए. तो अभी देखूंगा यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अभी हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो सके. ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. वही फिर से स्टार्ट करते क्वेश्चन, ये सब प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है. तो इससे हम लोग को क्या होगा कि जितने भी हम लोग ने थ्योरी पढ़े पूरा रिवाइज हो जाएगा एक तो, और दूसरा ये होगा कि हम लोग को एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं. ठीक है, तो अब बढ़ते आगे. तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, द रिएक्टेंट ए फॉर्म्स 2 प्रोडक्ट. यहाँ पे एक रिएक्टेंट ए है जो 2 प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है. कौन कौन सा? बी और सी. यहाँ पे एक रेट कांस्टेंट दिया K1 और K2, और यहाँ पे जो K1 के लिए एक्टिवेशन एनर्जी A1 दिया है, E1, और इसके लिए E2 दिया है. और इसमें से पूछा है इफ E2 इज इक्वल्स टू 2E1, तो इसमें से कौन सा रिलेशन सही बैठता है? तो अगर मैं देखूं कि एक्टिवेशन एनर्जी, रेट कांस्टेंट, ये सभी किसका पार्ट लग रहा है भाई? किसका रिलेशनशिप में बताया है? ये बताया आरएनएस इक्वेशन में. किस इक्वेशन में? आरएनएस इक्वेशन. अभी आरएनएस इक्वेशन है क्या? K इक्वल्स टू ए ई माइनस ई अपॉन आर टी. ये हम लोग को दिया आरएनएस इक्वेशन. लेकिन यहाँ पे E1 और E2 दो दिया है ना हम लोग को. तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ K1 E1, क्योंकि टेम्परेचर वगैरह तो सब कांस्टेंट है. इसको मैं K2 लिख सकता हूँ माइनस E2 अपॉन आर टी. E2 अपॉन आर टी. अच्छा, अभी हम लोग को K1 और K2 के बीच में रिलेशनशिप पूछा है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ? दोनों को डिवाइड कर दे रहा हूँ. अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूँ तो ए गेट कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि ये सेम है. तो मेरे पास बचा क्या? वी आर लेफ्ट विथ K1 एंड K1 अपॉन K2 इज इक्वल्स टू e रेस टू माइनस E1 अपॉन आर टी द होल अपॉन e रेस टू माइनस E2 के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? अभी E2 के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 2E1. अच्छा, अभी इसको उधर लेके चले आओ. अगर ए बी रेस टू में तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? जाहिर सी बात है माइनस होने वाला है यहाँ पे. तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? अच्छा, ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना. तो K1 अपॉन K2 इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस ये अपॉन आर टी, क्योंकि बेस सेम है. ये हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, ये अपॉन आर टी. अच्छा, 2E1 आएगा ना, यहाँ पे भी 2E1 आ जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर सेम है. तो मैं इसे लिख सकता हूँ K1 इक्वल्स टू, इसको इधर लेके चले आओ, K2 ई रेस टू 2 माइनस 1 ही होगा, E1 अपॉन आर टी. ये कौन सा रिलेशन बताया भाई? देखो, ये वाला है क्या? इधर E2 हो गया तो ये वाला रॉन्ग हो गया. यहाँ पे क्या दिख रहा है? K2 E1, K2 अपॉन K1, ये भी रॉन्ग हो गया हम लोग का. इसके बाद हम लोग को दिया है K1 इक्वल्स टू K2, K1 इक्वल्स टू K2 ई रेस टू E1 है ना, E1 अपॉन आर टी. अच्छा, E1 अपॉन आर टी ये दिख रहा है कि ये वाला दिख रहा है? ये E1 है यहाँ पे. ये वाला भी ऑप्शन रॉन्ग है, तो हम लोग का ऑप्शन क्या है? राइट है. ये वाला हम लोग का ऑप्शन राइट है, क्योंकि हम लोग ने क्या किया? सिंपली हम क्या किया? आरएनएस इक्वेशन इसके लिए लिया, आरएनएस इक्वेशन इसके लिए लिया, और क्या कर दिया? दोनों को ऐड कर दिया हम लोग ने. ऐड करने के बाद हम लोग को जो मिला वही हम लोग को आंसर है. ये ऊपर गया तो क्या हो जाएगा? प्लस में होएगा. प्लस में होएगा तो हम लोग ने सिंपल रेशियो ले लिया और हम लोग को ये आंसर मिल गया. सिंपल था क्वेश्चन. तो क्वेश्चन इतना भारी भरकम था, लेकिन उसमें डरने का नहीं. इजी सी सिंपल जो हम लोग का बेसिक है उसी बेसिक पकड़ के चलने का, और सब हो जाएगा सॉल्व. ठीक है, आगे बढ़े. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया है, द रेट ऑफ रिएक्शन डबल एट एवरी राइज इन 10 डिग्री सेल्सियस. मतलब जो रिएक्शन का रेट है हर एक 10 डिग्री सेल्सियस राइज होने के बाद डबल हो जा रहा है. हर एक 10 डिग्री राइज होने के बाद डबल हो जा रहा है ना यहाँ पे.
तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ टेम्परेचर इज रॉस बाय 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर कितना हो गया 50 डिग्री सेल्सियस, द रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन हम लोग ने एक क्वेश्चन हम लोग ने थ्योरी में पढ़ा भी है, किसमें, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, मतलब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन क्या बोलता है भाई, फॉर इच 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल। यहाँ पे तो कंडीशन दे ही दिया है, मतलब हर एक 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने के साथ रिएक्शन क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। तो ये टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक गया अभी, 50 तक गया है, कहाँ से गया है, 10 डिग्री से मान लो 50 डिग्री तक गया है, 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक गया है। हम लोग को मालूम है कि हर एक 10 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर क्या हो जाता है, रेट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल हमें 10 से 50 के बीच में कितना टेम्परेचर राइज हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट अगर मेरे पास 10 डिग्री सेल्सियस है तो रिएक्शन 2 है, 20 में 2 इंटू 2, 30 में 2 इंटू 2 इंटू 2, 40 में कितना हो जाएगा भाई, और 50 में मतलब 2⁵ हो जाएगा ना हम लोग का, समझ गया। मतलब हर एक 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने में रेट क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। फिर यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर डबल हो जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर डबल हो जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर डबल हो जा रहा है। तो मतलब 2⁵ हो गया यहाँ पे। 2⁵ कितना होता है भाई, 32 होता है। कहीं ऑप्शन दिया है, कैलकुलेट कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 इंटू 2, मतलब 4 4 जा 16, 2 जा 32, 32 है। कहीं दिया है, हाँ दिया है, समझ गया। मतलब अगर मेरे को क्या दिया रहता है, टेम्परेचर कितना तक हो रहा है, 80 तक, तो क्या लिखते डायरेक्ट 2⁸, सिंपल। 2⁸ कितना होता है, 5 6 7 8, तो 2 2 जा 4, ये भी फिर से 4 लिख दो और फिर से 4 लिख दो, मतलब 4 का 4:4 हो जाएगा ना ये, इतना समझ गया। ये भी हम लोग को डायरेक्ट पूछा जा सकता है। मतलब क्या पूछा जा सकता है कि कोई भी 10 डिग्री टेम्परेचर राइज होने पे रिएक्शन डबल हो जा रहा है, तो टेम्परेचर 50 डिग्री तक कितना होगा, 50 डिग्री अगर राइज हो गया तो कितना होगा, तो 10 डिग्री राइज में मतलब रिएक्शन डबल हुआ, फिर इससे 50 में मतलब 2 बार बार मल्टीप्लाई करते जाओ, हर बार रिएक्शन डबल करते जाओ, तो हम लोग 5 तक पहुंचे तो कितना आएगा, 2⁵। 2⁵ इज नथिंग बट 32, 32 टाइम्स रेट बढ़ जाएगा। तो 32 ऑप्शन कौन सा है, थर्ड, 32 टाइम्स रिएक्शन बढ़ गया हम लोग का, समझ गया, इजी है। नेक्स्ट करें, चलो नेक्स्ट। हम लोग को क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन ये हम लोग को टेबल फॉर्म में दिया है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दिया है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी दिया है और इनिशियल रेट दिया है। इतना हम लोग को 3 चीज़ें दी गई है। तो सबसे पहले 0.1 0.1 0.2, ये भी 0.1 0.2 0.1 और ये रेट दे दिया है। और इसमें पूछा है कि रेट लॉ क्या बोल रहा है, मतलब इसमें से रेट लॉ, इसमें से इतना दिया और कौन सा सही है रेट लॉ, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बेसिकली इस क्वेश्चन में बेसिकली कुछ भी नहीं है। सिंपल क्वेश्चन क्या दिया है कि अगर ए इतना है और बी इतना है तो रेट कॉन्सेंट्रेशन इतना है, ठीक है। और इसमें भी ए इतना है बी इतना है तो कॉन्सेंट्रेशन फिर भी इतना ही है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर 0.1 इसमें कॉन्सेंट्रेशन दिया है ए का तो रेट तो सेम ही दिख रहा है, मतलब ये बी पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं, बी पे बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी देखो ए का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ तो रेट भी चेंज हो गया, मतलब जब ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल हुआ तो रेट भी डबल हो गया ना यहाँ पे। मतलब इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, इस रिएक्शन में पर्टिकुलर रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी ना, यहाँ पे बी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है।
बी कम हो या फिर ज़्यादा हो, रेट पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, बस असर किस पे पड़ रहा है, बस ए के चेंज होने पे। इसमें से कौन सा सही हो सकता है? यहाँ पे सही एक ही ऑप्शन दिया है, मतलब डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू के ए, मतलब बस ए पे डिपेंड कर रहा है। ए का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ फिर रेट भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, यहीं पे एक और टर्म आ जाता है कि यहाँ पे ऑर्डर क्या है इस रिएक्शन का। फॉर अ रिएक्शन आपको दिया है सेट ए प्लस 2b गिव्स p। यहाँ पे अगर मैं रेट लॉ लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, के ए और b का स्क्वायर, मतलब 3 हो जाएगा ना, लेकिन रेट डिपेंड किस पे कर रहा है, बस ए पे ही डिपेंड कर रहा है, मतलब इसका ऑर्डर क्या है, 1 है। यही हम लोग को पूछा है कि ऑर्डर तो हम लोग को पूछा नहीं है, हम लोग को पूछा क्या है कि यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है, कौन सा इसमें से सही करेक्ट आंसर है। ये ए है जिसमें से ए इंटू बी दिया है, मतलब ए और बी दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो बिल्कुल नहीं है, मतलब बस ए पे ही डिपेंड कर रहा है, तो एक ही ऑप्शन ही है ऐसा, डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू के ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ के ए, तो बस ए पे ही डिपेंड कर रहा है ना यहाँ पे हम लोग का, तो ए पे डिपेंड कर रहा है मतलब क्या है, तो हम लोग का ये रेट हो गया, तो रेट इज ऑलवेज डिपेंड अपॉन रिएक्टेंट, वो भी हम लोग का एक ही दिख रहा है, समझ गया। तो ये हम लोग का थर्ड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को ये दिया है, अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि द हायर ऑर्डर रिएक्शन, हायर ऑर्डर का मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, ग्रेटर देन 3। हायर ऑर्डर रिएक्शन इज रेयर ड्यू टू, हायर ऑर्डर रिएक्शन इज रेयर, व्हाई इट इज रेयर। तो यहाँ पे हम लोग को अगर देखें ध्यान से, तो हम लोग ने ये जो लास्ट जो थर्ड वीडियो था, थर्ड वीडियो में हम लोग के लास्ट में यही पढ़ा था कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी का मतलब क्या है कि कोई भी रिएक्शन होने के लिए मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड होना चाहिए, कोई भी मॉलिक्यूल आपस में क्या होना चाहिए, कोलाइड होना चाहिए, और बिना कोलिजन के रिएक्शन होगा नहीं। तो मैंने क्या बोला था कि एक मॉलिक्यूल ए, मान लो मॉलिक्यूल ए है, ये मॉलिक्यूल बी है, दोनों आपस में आके कोलाइड तो हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर सी रहे तभी भी एक चांस बचता है कि तीनों आपस में आके कोलाइड हो जाए। लेकिन यहाँ पे अगर डी बचता है, डी अगर मॉलिक्यूल है, 4 मॉलिक्यूल है, तो बहुत कम चांस है कि दो सब आपस में आके कोलाइड करें, समझ गया। मतलब कोई भी रिएक्शन होता क्यों है, कोई भी रिएक्शन होने का मेन रीजन क्या है भाई, बिना कोलिजन के कोई भी रिएक्शन होता नहीं है, कोई भी रिएक्शन होने के लिए मॉलिक्यूल कोलाइड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल कोलाइड होना चाहिए, मतलब क्या कि अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स रहेंगे, बहुत ज़्यादा अगर मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो एक ही साथ कोलिजन बहुत मुश्किल है। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि कोई भी हायर ऑर्डर क्यों नहीं मुश्किल है, कितना मुश्किल क्यों है, कोई भी हायर ऑर्डर रिएक्शन इतना मुश्किल क्यों है, क्योंकि बहुत कम चांस है कि मॉलिक्यूल आपस में एक ही साथ कोलाइड हो, और बिना कोलिजन के रिएक्शन होगा नहीं। मतलब क्या है भाई, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कोलाइजन, मतलब एक ही साथ कोलाइड होना बहुत मुश्किल है कोई भी मॉलिक्यूल्स को। ये हम लोग ने किस में पढ़ा है, कोलिजन थ्योरी में, तो थर्ड वीडियो आप लोग देखिएगा और उसमें ध्यान से समझ जाएगा आपको। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल, बहुत ज़्यादा अगर मॉलिक्यूल और एक ही साथ कोलिजन होना बहुत मुश्किल है, देयरफॉर हायर ऑर्डर इज रेयर। मतलब ऑर्डर कैन गेट अप टू 3 और 4, नॉट मोर देन दैट, समझ गया। तो मॉलिक्यूल यहीं तक जा सकते हैं, यहीं तक कोलिजन ज़्यादा अच्छा है, फिजिबल हम लोग बोल सकते हैं, इतना तो कोलिजन बहुत ज़्यादा फिजिबल है। तो ये क्या बोल रहा है, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियसली कोलिजन, मतलब बहुत मुश्किल है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड हो जाए, वो भी एक साथ, समझ गया। इजी था क्वेश्चन, कोलिजन थ्योरी पे ही बेस्ड था। तो अगर मेरे को ऐसा क्वेश्चन दे तो हम लोग को कुछ भी नहीं ध्यान देना है कोलिजन थ्योरी पे, मतलब मॉलिक्यूल कोलाइड होंगे नहीं तो रिएक्शन होगा नहीं, समझ गया, इजी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब एक कौन सा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करा है, कौन सा डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, तो कैसे ही डिसोसिएट हुआ रहेगा, ऐसा ही चलो, H2O2 गिव्स 1/H2 प्लस O2, ऐसे ही डिकम्पोज हुआ रहेगा ना ये, ठीक है। ये हम लोग को देखिए, इससे हम लोग को मतलब नहीं है यहाँ पे, तभी भी मैंने लिख दिया। तो डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो इसमें क्या पूछा है कि इन 15 मिनट
जब 50 मिनट में द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 डिकम्पोज फ्रॉम 0.5 मोलर टू 0.125 मोलर, यहाँ से यहाँ तक डिकम्पोज हो रहा है 0.5 से 0.125 में। ऐसे ही एक डिकम्पोजिशन में द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 इज टू 0.05 मोलर, मतलब 50 मिनट में यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। तो इसी डिकम्पोजिशन में कॉन्सेंट्रेशन कहाँ तक पहुँच गया, 0.05 तक, यहाँ तक समझा, 0.05 तक पहुँचा। तो फॉर्मेशन ऑफ O2 इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 इज, मतलब किस रेट से फॉर्म हो रहा है O2 पता करना है हम लोग को। अच्छा, अभी मैं इसका अगर रेट लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रिएक्टेंट पे ही डिपेंड होगा ना, तो ये बस रिएक्टेंट पे। तो इसका तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ तक दे दिया है, यहाँ तक पहुँच गया है, लेकिन के का वैल्यू मालूम चलेगा क्या? पता कर सकते हैं भाई हम लोग, के का वैल्यू पता कर सकते हैं ना। कैसे? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है, तो 2.303 अपॉन के, या फिर के इक्वल टू डायरेक्ट ले लो 50 इंटू लॉग ए नॉट मतलब कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल 0.5, 80 मतलब 0.125, जाहिर सी बात है इसका डबल दिख रहा है हम लोग को। तो ये का इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, के इक्वल टू 0.693 अपॉन 50। इतना हम लोग को मालूम चलेगा ना, ये इतना हो जाएगा। तो ये के का वैल्यू इसमें पुट कर दो, इतना समझा। आगे बढ़े तो मैंने ये बस ये रिएक्शन मिटाया और फिर इसमें पुट कर दे रहा हूँ मैं। तो मैं क्या करूँगा, पहले के का वैल्यू निकालूंगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को मालूम है कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू के H2O2, और इसका तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे दे दिया है, यहाँ तक दे दिया हम लोग को कॉन्सेंट्रेशन। तो के का वैल्यू अगर मालूम चल जाए तो रेट हम लोग को मालूम चल जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो मेरे को के का वैल्यू इतना मिल गया, तो इसमें पुट कर दो के 0.05, के का मतलब अपॉन 50, समझ गया इतना। इसको कैसे लिख सकते हो भाई, 0.693 इंटू, इसको 50 आप बना सकते हो, 50 आप बना सकते हो, इसको 50 बना सकते हो, आराम से। फिफ्टी इंटू 10⁻⁻⁴, समझ गया। यहाँ पे अपन 50 आ गया ना, हाँ 50, ये गेट कैंसिल, जो बचेगा हमारा आंसर है, मतलब आंसर हम लोग का -4 में आएगा, जाहिर सी बात है। समझ गया अच्छे से। आगे बढ़े, ये क्वेश्चन इजी था। सबसे पहले हम लोग को के का वैल्यू निकालो, के का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, हम लोग को इजीली आंसर मिल जाएगा। तो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हम लोग क्या देखते हैं कि टू रिएक्शंस R1 और R2 है, दोनों का क्या है, द टू रिएक्शन R1 एंड R2 हैव आइडेंटिकल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, मतलब दोनों का प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या है, सेम है, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। द एक्टिवेशन एनर्जी R1 एक्सीड्स R2 by 10, मतलब R1 क्या है भाई, E2 से एक्सीड कर रहा है, क्या बोल रहा है, R1 है ना, तो R1 एक्सीड्स R2 by 10, मतलब R2 बस +10 हो जाएगा यहाँ पे, समझा, बाय 10, हाँ, बाय 10 किलो जूल पर मोल। तो K1 and K2 आर रेट कांस्टेंट, देन ln K1 अपॉन K2 आर, ln K1 और K2। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग को यहाँ पे दिया है, तो मैं क्या कौन सा लॉ लगा सकता हूँ, आर्यनस लॉ दिया है ना यहाँ पे, अगर ये दिया तो मैं आर्यनस लॉ आराम से यूज कर सकता हूँ, तो मैंने डायरेक्ट वही यूज किया, K1 इक्वल्स टू AE माइनस, इसको भी अपॉन कर लो, या फिर K1 हम ले लो, K1 और K2, K1 K2 कर दिए,
तो क्या बचेगा मेरे पास, दोनों पे क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो आपस में। ये K1 और K2 के लिए हो गया ना, अभी दोनों आपस में डिवाइड कर दो। अच्छा यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ तो दे ही दिया पहले से, एक्टिवेशन एनर्जी दिया ना, क्या बोला है, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ R1। इतना समझ गया, आगे दे तो पुट करो। E अपॉन आर टी, ए भी अपॉन आर टी हो गया, ए गेट कैंसल, अप्लाई एल एन टू द बोथ साइड्स। तो मेरे पास क्या एल एन K1 अपॉन K2 बचेगा इक्वल्स टू ई रेस टू, क्योंकि ये दोनों सेम है ना तो मैं इसे लिख सकता हूँ ई रेस टू E1, समझ गया। E2 की जगह पे E1 प्लस 10, तो मतलब वो भी माइनस ही हो जाएगा, मतलब प्लस E1 प्लस 10 हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे अपॉन आर टी। E1 गेट कैंसल, तो मेरे पास क्या बचा, एल एन K1 अपॉन K2 इक्वल्स टू 10, 8.314 इंटू टी। अच्छा ये यहाँ पे आर की वैल्यू दी गई है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, तो यहाँ पे इसको तो किलो जूल दिया ना ये, तो इसको भी किलो जूल ले लो। तो 10 इंटू 10⁻³ से हम लोग किलो जूल चाहिए ना, 10⁻³ कर दो इंटू 8.314 इंटू 300। देखो कैलकुलेशन क्या आता है इसका, इसका कैलकुलेशन आएगा अप्रोक्सीमेट 4 आएगा इसका कैलकुलेशन करने पे, समझ गया। अगर मेरे को क्वेश्चन में एल पूछा तो डायरेक्ट एल अप्लाई कर दो, यहाँ पे एल अप्लाई कर दिया तो जितने भी पावर में सब इसके बेस में आ जाएगा। तो ई गेट कैंसिल, हमारे पास बचेगा 10 का मतलब ये आर की वैल्यू हम लोग को दिया है जूल में, तो किलो जूल में कन्वर्ट कर दो, 10⁻³ हो जाएगा। टेम्परेचर तो दिया ही है, टेम्परेचर दे दिया, मतलब क्या हम लोग का हो गया, ये सॉल्व हो जाएगा, इजीली पुट करो और सॉल्व मिल जाएगा हम लोग को क्वेश्चन आंसर, समझ गया। आगे बढ़े, तो इन दिस वे वी कंप्लीटेड जेई का क्वेश्चन। अभी नीट का भी एक आध देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया, अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया है द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.04 मोलर दिया है 10 सेकेंड, मतलब 0.04 दिया है 10 सेकेंड के लिए, एंड कम्स टू 0.03 20 सेकेंड। तो हम लोग को क्या पूछा इसमें, पहले तो 10 सेकेंड में कितना था भाई, 0.04 था, 10 सेकेंड में 0.04 था, और फिर जो 0.03 कहाँ पे आया 20 सेकेंड में। व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। तो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर दिया है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग के पास एक ही फॉर्मूला ही है, K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log A0/80। 2.303 टाइम कितना है, अगर मैं इसको इनिशियल लूँ और इसको फाइनल ले लूँ तो दोनों के बीच में टाइम गैप कितना है 10 सेकेंड्स। लॉग 0.04 डिवाइडेड बाय 0.03, ये क्या आएगा 1.33। हाँ, इंटू 1 लॉग 1.33, कितना बचेगा हमारे पास। तो मेरे पास पूरा सॉल्व करके कैसे 2.303 अपॉन 10। अच्छा लॉग 1.33 का होता है कितना, याद रख लो इस सबको, log 2 log 3 log 4 log 5 log 1.33, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, ठीक है। log 1.33 का कितना होता है 0.123, कितना आता है 0.123। मैं इसको 2.303 इंटू 0.23 अपॉन 10, ये मेरे को k का वैल्यू मिल गया। इस k के वैल्यू का हम लोग को मालूम है, t हाफ के लिए क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर 0.693 अपॉन k ना, तो 0.693
0.693 अपॉन, ये पूरा पुट कर दो, इंटू 10 कर दो यहाँ पे, 2.303 इंटू 0.123, ये रख दो, पुट करो। पुट करने के बाद वैल्यू क्या मिलेगा हम लोग को, क्या मिलेगा हम लोग को वैल्यू, देखो कितना मिलता है, 24 अप्रॉक्सीमेट मिलता है इसका वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट इसका 24 मिलता है। तो 24 कहाँ पे दिया गया, हाँ दिया गया, ये दिया हम लोग को क्वेश्चन में। इजी तो है, इसको इनिशियल ले लो A0, इसको फाइनल ले लो 80, दोनों के बीच में टाइम गैप कितना है, 10 सेकेंड। ये हम लोग को इसमें पुट किया, इसका पहला के का वैल्यू पता किए, के वैल्यू को हम लोग पुट कर दिए टी आप में। तो टी आप लोग को मालूम है 0.693 अपन के होता है, और वो भी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो हम लोग को के टी आपका वैल्यू मिल गया। इजी है, सिंपल है, आगे बढ़ ले। ये नीट का क्वेश्चन था, नीट में बहुत इजी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्या क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, बहुत इजी क्वेश्चन दिया है, बहुत सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन दिया है। ये पूछा गया था नीट 2013 में। क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हेन अ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, व्हेन द कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, द रेट कांस्टेंट इज। कंसीडर अ रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट, इसका रेट कैसे लिखोगे, Ka/n लिख दो। मतलब कोई भी अगर कैटलिस्ट से रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है, तो मतलब ये रेट को इंक्रीज कर रहा है भाई, तो रेट इज डायरेक्टली यहाँ पे, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ना। अगर मान लो कोई रेस्टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन ले लो, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन आप ले रहे हो तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। तो मतलब अगर रेट इंक्रीज हुआ तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, इंक्रीज होएगा भाई। जब रेट इंक्रीज हो रहा है तो रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज होएगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया भाई, ऐसा कुछ, रेट डिक्रीज तो होगा नहीं, डिपेंड अपॉन द ऑर्डर। ए भी ऑर्डर पे डिपेंड कर सकता है। अगर ए और हम लोग को पता चलता कि ऑर्डर कौन सा है, अगर जीरो ऑर्डर रहता तो हम लोग को मालूम चल जाता। तो अगर ये हम लोग को दिया बोथ, अगर हम लोग को दिया बोथ बी एंड डी, तो ये भी हम लोग को बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया तो ये हमेशा इंक्रीज होएगा। डिपेंड अपॉन ऑर्डर भी हो रहा है ना, अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो इतना हो रहा है, अगर हम लोग को जीरो ऑर्डर या कॉन्सेंट्रेशन दिया रहता तो ये डिक्रीज भी हो सकता था, रेट से कम भी हो सकता था। डिपेंड करता है कि नहीं हम लोग को कौन सा ऑर्डर है, लेकिन हम लोग का मोर एक्यूरेट आंसर कौन सा, इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। समझ गया, इजी है। मतलब अगर रेट इंक्रीज हुआ तो रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज हुआ। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है स्पेसिफिक रेट इतना, स्पेसिफिक रेट इज नथिंग बट रेट कांस्टेंट। क्या होगा, स्पेसिफिक रेट इतना है 10⁻² सेकेंड्स। तो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू 20 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 5 ग्राम। समझ गया, मतलब कितना टाइम लगेगा कि 20 ग्राम जो रिएक्टेंट है वो 5 ग्राम चले आए। तो रेट कांस्टेंट हम लोग को दे ही दिया है, और क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हम लोग को इजी मालूम है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला क्या है, T इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K log to the base 10 A0/80। here 2.303 K का 10⁻² दे दिया है, log A0 का कितना दिया 20 ग्राम, और ये 5 दिया है, तो log 4 बचेगा। log 4 की वैल्यू मैंने पहले ही वीडियो में बोला कि log का वैल्यू याद कर ही लेने का 5 तक। तो log 4 0.6021, तो 2.303 10⁻² इंटू 0.6021। समझ गया, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है भाई 1.38, और 10⁻² ऊपर 2 चल जाएगा इंटू 100, तो 138। ऐसा कुछ आंसर दिया क्या, हाँ दिया है, पहले ही आंसर है। ये तो सिंपल था ना, हम लोग को A0 दे दिया है, 80 दे दिया है, टाइम दे दिए, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट मतलब K दे दिया हम लोग को, बस हम लोग को पता करना है T। इजी है, आगे बढ़े अभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या दिया था, स्ट्रेट लाइन ग्राफ विथ निगेटिव स्लोप। द स्ट्रेट लाइन ग्राफ विथ निगेटिव स्लोप फॉर इंटीग्रेटेड रेट लॉ kt इक्वल्स टू ln a0 माइनस ln at इज ऑब्टेन बाय प्लॉटिंग ग्राफ। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने बता दिया था, कहाँ पे, एक थ्योरी में भी और एक न्यूमेरिकल में भी, किसके वर्सेस किसके हम लोग को ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये ln हम लोग को देख के घबराना नहीं है, ठीक है, ये डायरेक्ट कुछ नहीं है, ऐसा ही है kt a0 अपॉन at, ये 2.303 आएगा तो ये भी हो जाएगा, इसको 2.303 लॉग टू द बेस 10 कर देने का। इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, ln at लिख दो यहाँ पे, इसको इधर लेके चलाओ, इसको इधर लेके चलाओ, ln at इक्वल्स टू ln a0 माइनस kt। k का मतलब क्या है, स्लोप। कैसे स्लोप, कंपेयर विथ y इक्वल्स टू mx माइनस mx प्लस c। माइनस mx मतलब माइनस स्लोप, मतलब निगेटिव स्लोप हो गया k। t मतलब टाइम हो गया, इसको प्लॉट ऐसे करोगे ना, निगेटिव स्लोप मतलब k, माइनस k हो जाएगा, यहाँ पे t हो जाएगा क्योंकि t हम लोग को डायरेक्ट दिया है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ln a0 हो जाएगा, और यहाँ पे ln at, मतलब ग्राफ किसके वर्सेस है, at ln at वर्सेस टाइम। ln at वर्सेस टाइम कौन सा ऑप्शन दिया है, ln at वर्सेस टाइम। समझ गया, कुछ नहीं करना है, इसको बस कंपेयर करना है, कंपेयर करके आंसर लिखना है फटाफट। समझ गया, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगला देखिए, अगला भी सेम क्वेश्चन है, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया फॉर एनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हम लोग को, द प्लॉट ऑफ a माइनस एक्स वर्सेस t इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन विद द स्लोप। स्लोप का वैल्यू पूछा है यहाँ पे, तो अगर मैं a माइनस एक्स देखो, इट इज नथिंग बट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन a था, a नॉट था, a में से कुछ गया, at बन गया हम लोग का। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं भाई, kt इक्वल्स टू 2.303 लॉग टू द बेस 10, a नॉट का मतलब a और a माइनस एक्स। इसको आप क्या करोगे, सेम ऐसे ही फैला दो, क्या करोगे, kt इक्वल्स टू 303 लॉग a माइनस लॉग a माइनस एक्स। समझ गया, अभी 2.30 के इधर लेके चलो, k अपॉन 2.303 kt अपॉन 2.303, अच्छा, इक्वल्स टू लॉग a माइनस लॉग a माइनस एक्स। लॉग a माइनस एक्स को लाना है तो इसको लेके आओ, इसको इधर लेके चले आओ, तो लॉग a माइनस एक्स इक्वल्स टू लॉग a माइनस kt अपॉन 2.303, कंपेयर करो विथ y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो निगेटिव स्लोप दिया है, नेगेटिव स्लोप क्या है यहाँ पे, ये क्या रहेगा मेरा y इक्वल्स टू c माइनस mx, तो माइनस m क्या है भाई, माइनस k अपॉन 2.303, माइनस m क्या है, माइनस k अपॉन 2.303 है ना। ये वाला पूरा वैल्यू हम लोग का क्या है, स्लोप है, माइनस माइनस गेट कैंसिल, स्लोप का मतलब k अपॉन 2.303, कौन सा ऑप्शन दिया है, सी। समझ गया, तो ये था हम लोग ने पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया। तो अभी हम लोग केमिकल काइनेटिक्स यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। जिसको भी डाउट रहेगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा, मैं आगे बताने की कोशिश करूँगा। और कमेंट में भी ये भी बताने की कोशिश करो कि अगला हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ें, अगला चैप्टर जो भी बताओगे वो हम लोग पढ़ेंगे। और ऐसे ही सेम पूरा पहले थ्योरी करेंगे, थ्योरी का जो PDF रहेगा आपको मैं लिंक में भेज दूंगा, गूगल ड्राइव का मैं लिंक भेज दूंगा आपको, कमेंट में डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा आपको उसको। और ये जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपको चैप्टर पढ़ना है, मैं बता दो पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, चाहे जेई का हो या फिर नीट का हो, जेई मेंस का हो या फिर एडवांस का हो, हम लोग सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग अपना केमिकल काइनेटिक्स खत्म करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर,
एन बी से।